हाँ बताओ मयूर। टेम्परेचर ये रहा। हाँ। अच्छा, पानी का टेम्परेचर जो बड़े बड़े जो सोर्स होते हैं ना, देखो मयूर, हम क्या सोचते हैं कि एक ग्लास ऑफ वाटर है, बकेट में एक पानी रखा हुआ है, या इवन हमारे छत पर जो टंकी है, गर्म ठंडा दिन रात होता रहता है, उसका टेम्परेचर चेंज होता रहता है। समुद्र और सी का और लेक का मयूर जो पानी है ना, ऑलमोस्ट एक जैसा ही रहता है मौसम के हिसाब से। सर्दी गर्मी सब में मतलब ऑलमोस्ट एक जैसा रहता है। क्यों? यहाँ पर अगर आप ऊपर की लेयर को फिर भी छोड़ दो, नीचे की लेयर में अगर आप जैसे ही जाओगे ना, तो वो वैसे ही रहता है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। कई लोग गांव में जो रहते हैं, सर्दियों में अगर वो ये क्लेम करते हैं कि वो सुबह सुबह ताज़े पानी से नहाते हैं, जो नलके का पानी आता है कैसे भी आता है, तो मयूर वो इतना ठंडा नहीं होता, वो मोटर के पानी की तरह ठंडा नहीं होता, वो ताज़ा पानी होता है। हल्का सा वार्मथ फील होगा आपको उस पानी के अंदर। इसका एग्जांपल शहर में दे दूं, श्रेया, हम लोग घर जब बनवाते हैं तो बोरिंग की मोटर लगवाते हैं, जिसमें पानी 24 घंटे आता है ना। एंड आप उस पानी को कभी देखना, वो गर्मियों के अंदर बहुत ठंडा आएगा, सर्दियों के अंदर मयूर हल्का सा गुनगुना आएगा। कप कपाने वाला पानी नहीं होगा वो सुबह सुबह की, मतलब एज कम्पेयर टू जितना छत की टंकी का पानी होगा सर्दियों के अंदर, वो गुनगुना पानी आएगा। इसलिए उसको ताज़ा पानी बोलते हैं, है ना। और कई लोग उससे नहा भी लेते हैं, खेतों पे खड़े खड़े नहा लेते हैं, बाहर वरांडे में नहा लेते हैं गाँव में, है ना। और समुद्र के किनारे पर जाकर नहा लेते हैं। वहाँ पर टेम्परेचर लगभग एक जैसा रहता है। चलो इसको एक लास्ट चीज़ से और प्रूव कर देता हूँ मयूर। मुंबई में, गोवा में, केरला में, या किसी भी कोस्ट के किनारे रहने वाले लोग जो होते हैं, उनका जो शहर होता है वहाँ पर, उधर टेम्परेचर एक जैसी तो पूरे साल रहता है, अनुकूल। कप कपाते हुए जैकेट और वो थोड़ी ना पहनते हैं, वहाँ पर ठिठुरती हुई ठंड थोड़ी ना पड़ती है। ये चीज़ क्या शो करता है कि वाटर का टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट इट इज़ लेस सब्जेक्ट टू चेंज, मतलब होता है, लेकिन जिसको कहते हैं कि 19-20 का फर्क भी शायद से ही हो, ऐसा होता है। ये कहने की बात कर रहा है। तो वही कह रहा है, हल्का सा भी अगर फिर ऐसे पानी का तापमान अगर चेंज होता है ना, तो पानी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको बहुत फर्क पड़ जाता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को। इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज एंड गुड्स की। बच्चों वाला टॉपिक है कि कुदरत से, पर्यावरण से हमें किन किन चीज़ों की प्राप्ति होती है, वो हमारे किस किस काम आता है, इंसानों के किस किस काम आता है। जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? दे आर द डाइवर्स बेनिफिट्स जो कि इंसानों को मिलते हैं कुदरती तौर पर पर्यावरण से, एंड दे फॉर्म अ हेल्दी इकोसिस्टम, जिसकी वजह से जो इंसान है आराम से सरवाइव कर सकते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम एंड फ्रॉम हेल्दी इकोसिस्टम जो भी हमें सर्विसेज मिलती हैं अपनी ज़िंदगी का गुजारा करने के लिए, कंफर्ट जोन को मेंटेन करने के लिए, या फिर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, वो इकोसिस्टम सर्विसेज है। लेकिन ये हम ले रहे हैं कुदरती रूप से, कुदरत से, पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से, फॉरेस्ट से, ट्रीज से, वाइल्ड लाइफ से, ये वो चीज़ है। अब ये जनरली जो हम चीज़ें लेते हैं कुदरत से, इकोसिस्टम से, तो श्रेया इकोनॉमिक्स में तो हमेशा हम बार बार यही बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्राधान्य, लेकिन यहां जनरली हम गुड्स की प्राप्ति जो है वो करते हैं। इकोसिस्टम गुड्स जो है, दे आर द नेचुरल प्रोडक्ट्स विच आर हार्वेस्टेड। हार्वेस्टेड का मतलब होता है गैदर्ड बाय ह्यूमन बींग्स फ्रॉम द एनवायरमेंट, सच एज वाइल्ड फ्रूट्स, नट्स, फोरेज। फोरेज का मतलब कुछ नहीं होता कुणाल, फोरेज का मतलब होता है पैस्चरेज, या फिर जिसको आम भाषा के अंदर बोलते हैं गाय भैंस भेड़ भेड़ बकरियों का चारा। टिम्बर, लकड़ी। अब ये ना दोस्तों गम होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने यहां पर गेम लिख दिया। लेकिन फिर भी अगर आप इसको कभी सर्च करोगे ना, गेम का मतलब वैसे क्या होता है, हो सकता है इन्होंने सही सेंस में लिखा हो, मुझे नहीं पता। ये वैसे तो गम ही होना चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी में ही पढ़ते हैं ना हम लोग, क्षेत्र श्रेय एक साथ ही, जैसे वाइल्ड फ्रूट्स, नट्स, फॉरेस्ट, टिम्बर, तो ये गम होना चाहिए उस हिसाब से, जैसे ज्योग्राफी में सारे कैटेगराइजेशन होती है। लेकिन फिर भी मैं आपको गेम का मतलब बता देता हूं। वाइल्ड मैमल्स और बर्ड्स का जो फ्लैश होता है ना, उसको गेम बोला जाता है। इनके मांस को, जंगली जानवर और चिड़िया के मांस को
मरे हो, मतलब अगर आप उनको मार के अगर खा रहे हो, कच्चा मांस जो होता है उसको गेम बोला जाता है, विच इज यूज एज फूड। दिस फ्लैश इज यूज एज फूड। अब मुझे ही नहीं पता कि इन्होंने किस कोनोटेशन के अंदर लिखा, लेकिन मैंने गेम का मतलब आपको यहां पर कनेक्ट करते हुए बता दिया, इसलिए मैंने इसको एकदम से काटा नहीं, छोड़ो उसको। नेचुरल फाइबर्स, मेडिसिन एंड सो ऑन। तो इकोसिस्टम जो सर्विसेज है, इट कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग ब्रॉड कैटेगरीज। हमें इकोसिस्टम से मिलती हैं कुछ कल्चरल सर्विसेज, जैसे टूरिज्म एंड रिक्रिएशन। गर्मी से गर्मी वाले रीजन के अंदर दो लोगों की अगर श्रेय शादी होती है ना, उल्लू के पट्टा और उल्लू की पट्टी हनीमून के लिए सबसे पहले पहाड़ भगते हैं, है ना। वहां फोटो खिंचवाएंगे वो, और वो फर्स्ट एंड लास्ट हनीमून होता है उनका, फर्स्ट और अच्छी लास्ट मेमोरीज होती हैं बस वो, बस। उसके बाद प्रोविजनिंग सर्विसेज, जैसे फूड, ड्रिंकिंग वाटर, जेनेटिक रिसोर्सेज, मेडिसिनल हर्ब्स, एनर्जी फ्रॉम बायोमास, ये सब कुछ हमें मिलता है इकोसिस्टम से। मैं आपको एक बार के लिए ना बायोमास का मतलब बता देता हूं। बायोमास एक रिन्यूएबल ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो जिसकी प्राप्ति हमें प्लांट्स और एनिमल से होती है, प्लांट्स और एनिमल से होती है। इसको हम लोग यूज करते हैं फॉर जनरेशन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं बायोमास का, क्या आप गाय और भैंस के उपले को, कंडे को, ठीक है, आप बायोमास बोल सकते हो क्या? उसको जलाकर एटलीस्ट नॉर्मल देसी भाषा के अंदर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, क्या कंडे को जलाकर, उपले को जलाकर, कुछ भी बोलते हैं, कई लोग कंडा बोलते हैं, उपला बोलते हैं, हमारे घर पे कुनाल हम लोग कंडा बोलते हैं, है ना। तो उससे मच्छर भगाए जा सकते हैं क्या? थोड़ी सी गर्मी प्राप्त करी जा सकती है क्या? है ना। और वो लिक्विड फ्यूल, मतलब बायोमास लिक्विड फ्यूल की तरह भी यूज हो सकता है। बायोमास में ये भी होता है, जो स्टॉक्स होते हैं ना वीट के, पैडी के, और इसको क्या बोलते हैं, भुट्टे, भुट्टे को क्या बोलते हैं, कॉर्न को एक और नाम होता है इसका, मेज, मेज, हाँ मेज। इनसे जो भी चीजें बच जाती है, जैसे जिसको जिसको हम आम भाषा के अंदर कहते नहीं आशिमा, पराली, है ना। ये श्रेया के घर वाले जला जला के बेचते हैं दिल्ली। श्रेया फाउंडेशन कोर्स कैसे कंप्लीट होगा फिर? ठीक है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स, क्रॉप्स, रॉ मटेरियल्स वगैरह। उसके बाद कुछ रेगुलेटिंग फीचर्स भी होते हैं जो कि हमें इकोसिस्टम से मिल जाते हैं, जैसे पर्यावरण में जो पेड़ पाए जाते हैं, जो जंगल हैं, वो हेल्प करते हैं कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में। फटाफट से जरा मुझे कोई इसका मतलब बता दो ईशा बिस्मे, कि कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का मिसबा क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सीक्वेस्ट्रेशन? अर्पित क्या मतलब होता है इसका, जल्दी बताओ। अरे कितने बार बता चुका हूँ। मयूर क्या होता है बताओ जल्दी, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का मतलब? जो कार्बन आसपास घूम रहा है वो अच्छी चीज तो नहीं है ना। तो जो पेड़ है वो क्या कर लेते हैं, इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। डीकम्पोजिशन, डिटॉक्सिफिकेशन, आसपास कोई अगर हवा वगैरह प्रदूषित हो तो अगर हम पेड़ पौधे वगैरह लगाएं तो हवा स्वच्छ हो जाएगी, श्रेया साफ हो जाएगी, ठीक है। हेल्दी बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट को स्टेबलाइज करने के लिए, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। और कुछ इकोलॉजिकल सर्विसेज भी हमें मिलते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ब्रेकडाउन ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड वेस्ट, फ्लड प्रोटेक्शन। अच्छा, फ्लड प्रोटेक्शन मैं आपसे जानना चाहता हूं, कौन सी प्लांट की स्पीशीज, मैं पूरी पूरी हिंट दे दे रहा हूं आपको, कौन सी प्लांट की स्पीशीज से फ्लड प्रोटेक्शन पॉसिबल है? वेरी गुड, मैंग्रोव्स। क्यों? उनकी ऊबड़ खाबड़ ऐसे करके रूट्स है ना ईशा, और पानी जैसे कैसे भी करके यहां पर आएगा तो काइंड ऑफ बैरियर नहीं बन जाएगा, बताना। यहां पर कोई इस तरीके से एक जाला सा बिछा हुआ है ना। अब आशिमा भागते हुए आ रहे हो तो इसके अंदर भिड़ के एकदम से ऐसा तो है नहीं कि क्रॉस कर जाओगे, रुकोगे ना। तो पानी भी का भी एकदम से भाव जो होता है उसको रोक लेता है, इट सर्व्स एज अ बैरियर, ठीक है, फॉर द कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर। सॉइल को जनरेट करना एंड सॉइल को रिन्यू करने का भी काम होता है इकोसिस्टम में। ये जो फंक्शंस हमने पढ़े यहां पर दे रखे हैं आपको।
अब एक छोटा सा टॉपिक ये पढ़ते हैं। हाँ बताओ बताओ। अच्छा रिक्रिएशन, जरा कोई बताना कुणाल को, रिक्रिएशन का मतलब जरा बता दो जरा, क्या होता है टूरिज्म एंड रिक्रिएशन? रिक्रिएशन मौज मस्ती करना, पहाड़ों में गए हैं, स्नोमैन बना रहे हैं, बंदी को खड़ी कर दिया पहाड़ की बिल्कुल चोटी पर, टिप पर, बेबी और पीछे हो जाओ, और पीछे हो जाओ, और पीछे हो जाओ, और गिर गई, और नई नई बीवी ले आए उसके बाद कि हम तो हनीमून पे गए थे, 3-4 रातें ही शायद बताई, उसके बाद वो पहाड़ों से गिर के मर गई, पता नहीं कैसे, मेरी दोबारा शादी करा दो। हाँ होता ना श्रेय ऐसा, गलत शादी करोगे हो जाएगा श्रेय, बता रहा हूँ। अब है वी हैव टू क्वांटिफाई द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। हमें इसको बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हम लोग ये जानने वाले हैं कि हम लोग ना नेचुरल इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करके अपनी सहूलियत के लिए बड़े सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं ईशा, राइट? जंगलों को क्लियर करके खेती बाड़ी लैंड के अंदर कन्वर्ट कर देना, या वहां से ट्रेन निकालना, कोई हाईवे बनाना, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। देश शुरू में ज्यादातर एरिया तो फॉरेस्टेड ही था, ये सारी डेवलपमेंट फॉरेस्ट को क्लियर करने के बाद ही तो हुई है ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, दिस इज कंप्लीटली एनालिटिकल पार्ट। यहां पर कोई फैक्ट नहीं मिलेंगे आपको, कंप्लीटली आपकी माइंड की हाई लेवल की एनालिसिस ही बोलेगी यहां पर इस टॉपिक के अंदर। क्या है इस टॉपिक का मतलब? हम लोग यहां पर श्रेया बेसिकली ये देखते हैं कि एक इकोसिस्टम की हमने फेस वैल्यू को चेंज करके उसको एक नई दिशा और दशा दे दी। हरा भरा जंगल था, काट के वहां पर उसको एक कोई डैम बना दिया, हाईवे बना दिया, वहां से बीच में से कोई बुलेट ट्रेन की पटरियां निकाल दी, कुछ भी करा है, मतलब बस हमने उसकी दिशा और दशा चेंज कर दी, ठीक है? और ये क्यों करा? हम ये देख रहे हैं इससे कि इससे हमारी इकोनॉमी के अंदर कुणाल टूरिज्म प्रमोट होगा, पैसे आएंगे, जीडीपी बढ़ेगी, डॉलर इनफ्लो होगा, इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, है ना? और जब ये प्रोजेक्ट बनेगा श्रेया तो बड़े सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, मयूर, जॉब मिलेगी उन लोगों को। लेकिन यहां पर इकोसिस्टम वैल्यूएशन के अंदर हम लोग ये चीज भी देखते हैं दैट क्या ये जो इकोसिस्टम की दशा और दशा चेंज करी जा रही है, इज इट द वर्थ इन लॉन्ग टर्म? लंबे समय के लिए क्या ये चीज ठीक है? मान लो किसी एक एरिया के अंदर बहुत ही लिमिटेड ग्रीन कवर है, ग्रीनरी मतलब काफी कम है। अब आशिमा, मान लो किसी एरिया के अंदर ग्रीनरी कम है, बहुत कम है, वहां के लोगों को फ्रेश ऑक्सीजन बहुत लिमिटेड सप्लाई के अंदर मिलती है आशिमा, ओके? एंड वहां पर क्या है कि फिर सरकार उतने भी ग्रीन कवर को डिस्ट्रॉय करके वहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वगैरह बना दे, तो अशप्रीत वहां से सरकार के पास पैसा तो आ जाएगा। मेरी बात बिल्कुल शांत दिमाग से सुनना सब लोग, वहां से सरकार के पास पैसा तो आ जाएगा, देश की उन्नति में श्रेया 4 चांद तो लग जाएंगे। लेकिन जो बुढ़े खांसते खांसते बीमार पड़ेंगे, जिनको टीबी होगा, जिनके लंग्स के इन्फेक्शन होंगे, तो स्टेट जो है, राज्य की सरकारों के, नेशनल सरकारों के उतने हॉस्पिटलाइजेशन सर्विसेज पे पैसे खर्च नहीं होंगे, बताना जरा। फिर ये जो नौटंकी चलती है दिल्ली में, मयूर, अशप्रीत, आशिमा के जो दिल्ली के सीएम हैं वो एयर प्योरीफायर्स लगवा रहे हैं, बड़े बड़े जो कुछ मशीन्स लगवा रहे हैं जिससे जो प्रदूषित हवाएं हैं वो खींची जाएंगी। तो इससे बढ़िया तो फिर जंगल ही नहीं थे जो रहने देते उनको श्रेया। तो यहां पर यह देखा जाता है इकोसिस्टम वैल्यूएशन के अंदर कि देश की उन्नति में अगर 4 चांद लग रहे हैं, क्या हम उसको थोड़ा सा रोक कर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव के अंदर क्या ये चीज सोच सकते हैं कि ये चीज बढ़िया है? इसमें मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मान लो अशप्रीत आपकी कहीं जॉब लग गई, करोड़ों का पैकेज है आपका, और वो कंट्री के बाहर है जॉब, सारी चीजें आपके अनुकूल है, 5 उंगलियां आपकी शुद्ध देसी घी में है, सब चीजें आपके अनुकूल जा रही हैं, बढ़िया जा रही हैं। लेकिन आप एक चीज को वैल्यू करके देखते हो, मुझे देश से बाहर अकेला रहना ही नहीं है, मैं अपने निब्बे को छोड़ ही नहीं सकती, मैं उसके बिना दुखी रहूंगी,
नहीं चाहिए करोड़ों रुपए, मुझे तो अपने निब्बे का प्यार चाहिए सिर्फ। क्या ये वैल्यूएशन कर रही है मयूर? यानी कि ये एक चीज की सेटिस्फेक्शन के लिए श्रेया दूसरी चीज को न्यौछावर कर रही है क्या? है ना? अश्प्रीत एग्री करते हो इस बात से? मन दुखी अगर किसी चीज को लेकर, तो एक हायर एंड की चीज छोड़ दोगे कि नहीं छोड़ दोगे? अरे एक बात बता रहा हूं मैं, तुम निब्बे अपने उस पर क्यों चले गए डायरेक्टली? अच्छा, कुछ साल पहले एक मूवी आई थी, आप लोगों ने देखी है, रहना है तेरे दिल में, माधवन की और सैफ अली खान की, देखी है? उसके अंदर सैफ अली खान उसका सीनियर होता है, तो उसका तो अमेरिका के अंदर जॉब लग जाती है। जब आर माधवन की बारी आती है, ठीक है, मैडी नाम होता है इसका उस पिक्चर के अंदर, तो आपको पता है ना कि इसका बॉस इसे बुलाता है कि सैन फ्रांसिस्को में तुम्हारी जॉब लग गई है, मैं चाहता हूं तुम जाओ। तो कहता नहीं, मेरी लाइफ लाइन मेरे डैड है, मैं उनको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। है ना? इसका मतलब जो चीज हम सोच रहे हैं ना श्रेया, कि जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू होगी, जरूरी नहीं कि उसकी इकोलॉजिकल वैल्यू भी हो। यानी कि ये टॉपिक से आपको ये पता लगेगा सब लोगों को कि ये जो डिबेट है ना, इकोनॉमिक वर्सेस इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, क्या करना चाहिए इसका, इसके बीच में इसको बैलेंस रखना चाहिए हमें। क्योंकि देखो ना, देश की उन्नति करने के लिए, रिपीटिंग दैट पॉइंट श्रेया, कि देश की उन्नति करने के लिए मयूर होगा क्या? जो पर्यावरण है उसकी लंका लगेगी, अल्टीमेटली घुमा फिरा के परिणाम लोगों की सेहत पर आके उतरेगा। और जितना जीडीपी बचाने का सरकार सोच रही है, उतना ही खर्चा हो जाएगा, राइट, दूसरी चीजों में। तो इकोसिस्टम वैल्यूएशन क्या कहता है? ये एक इकोनॉमिक प्रोसेस है जो कि इकोसिस्टम और इकोसिस्टम सर्विसेज को एक मॉनेटरी वैल्यू दे देता है। मॉनेटरी वैल्यू मतलब क्या? यहां पर श्रेया ये देखा जाता है कि जो हम पर्यावरण को क्लियर करके इंफ्रास्ट्रक्चर को जो बना रहे हैं, वो कितना पैसा जनरेट करेगा, और अगर ना बनाएं तो क्या इसकी कुछ और यूटिलिटी है क्या पैसों की टर्म्स में? तो उतने लोग फिर बीमार भी नहीं पड़ेंगे, वो हेल्थी भी रहेंगे। अब आशिमा, मान लो कि दिल्ली के सारे पार्क हटा दिए जाएंगे, लोग यहां पर जॉगिंग नहीं करेंगे, रनिंग नहीं करेंगे। वैसे ही दिल्ली के बारे में इतने सारे आंकड़े आते रहते हैं मयूर, कि यहां पर दिवाली के टाइम पर, सर्दियों के टाइम पर मौसम ऐसा हो जाता है, प्रदूषित हवाएं ऐसी हो जाती है दिल्ली एनसीआर में, कि एक बंदा एक दिन में 30 सिगरेट पी रहा हो जैसे। अब उसमें से भी अगर आप पार्क वगैरह को हटा दो, तो उतने बुड्ढे तो खांस खा के मर जाएंगे। तो क्वांटिफाइंग द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम्स, ठीक है, अगर हम किसी भी नेचुरल इकोसिस्टम को एक इकोनॉमिक वैल्यू दे रहे हैं, उसको क्वांटिफाई कर रहे हैं, इसकी जो क्वांटिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, ये पॉलिसी मेकर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को एक टूल दे देता है, एक शस्त्र दे देता है, एक ब्रह्मास्त्र दे देता है, पॉलिसी मेकर्स और कंजर्वेशनिस्ट को, इकोलॉजिस्ट को, एनवायरमेंटलिस्ट को, एज वेल एज इकोनॉमिस्ट को, कि वो इस बात को इवेल्युएट कर सकें कि जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है वो क्या निकलेगा। अगर जो हमने पॉलिसी बनाई है जंगल को क्लियर करके कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना है, और नहीं बनाते हैं, जंगल को वैसे ही रहने देते हैं, तो इससे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या निकलेगा? श्रेय समझ रहे हो ना इस चीज को, कि वो डेवलपमेंट तो वहां पर आ जाएगी, वो मेट्रो, वो रेलवे, वो सब कुछ बन जाएगा वहां पर, लेकिन उसका परिणाम हो सकता है लॉन्ग टर्म में किसी और रूप में निकले। एक जो स्कूल है, मान लो अशप्रीत, उसने प्लेग्राउंड हटवा दिया बच्चों के खेलने के लिए, ठीक है, अब जो बच्चे वैसे ही वीक हो जाएंगे, तो वो स्कूल नहीं आएंगे लॉन्ग टर्म में, बड़े होकर उनमें वो नहीं रहेगा, एक्साइटमेंट नहीं रहेगी पढ़ने की, और वो एक्टिव फील नहीं करेंगे। अब स्कूल ने एक्स्ट्रा क्लासरूम बनवाने के लिए, मेरे वाले एग्जांपल के अंदर, अपना फायदा तो उठा लिया अल्टीमेटली, लेकिन वो स्कूल की बदनामी हो रही है, और उस स्कूल में हो सकता है कि श्रेया लॉन्ग टर्म में कोई एडमिशन ना ले, कि यहाँ के बच्चे तो नालायक है, डफर हैं, देखो कैसे मरे मरे घूमते रहते हैं। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म के बेनिफिट को नहीं देखते हैं मयूर, लॉन्ग टर्म के बेनिफिट को देख पर्सपेक्टिव बनाते हैं, लंबे समय के अंदर चीजें कैसे वर्क करेंगी। तो फॉर एग्जांपल, बिफोर रिप्लेसिंग अ फॉरेस्ट विद इंडस्ट्री, की किसी जंगल को काटकर कोई एक इंडस्ट्री बननी है, हम लोग बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन लेंगे कि अगर जंगल होता तो इंसानों को इससे क्या वेलफेयर एक्टिविटीज मिल सकती थी, जो कि उसके हटने के बाद वो छिन जाएंगी उनसे। फ्लड रिड्यूस हो सकता है, सॉइल इरोजन रिड्यूस हो सकती है, कार्बन की सिक्वेस्ट्रेशन हो सकती है,
एंडेंजर्ड स्पीशीज को एक हैबिटेट मिल जाएगा, क्योंकि जब जंगल साफ होंगे तो हो सकता है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए। जैसे केरला के अंदर ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसेंट ईयर्स में कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, जंगल क्लियर होने लगे हैं। आपने वीडियोस भी देखी होंगी, श्रेया, हाथी एकदम से क्रॉस कर जाते हैं चलती गाड़ी में, एकदम से टक्कर मार देते हैं भागते भागते, और उनका जो टसल है ना इंसानों के साथ काफी ज्यादा बढ़ गया है। ना इंसान आराम से रह पा रहे हैं ना हाथी आराम से रह पा रहे हैं। फिर टाइगर्स वगैरह भी हो सकता है यहां पर शहरों में आ जाए। इससे फिर अगर आप उनको मारोगे वाइल्ड लाइफ को तो फूड चेन और फूड वेब डिस्ट्रॉय होगा उससे। एंड एंड में तो परिणाम इंसानों के ऊपर ही निकलता है। इंसान कितनी भी चीजों को टालने की कोशिश कर ले, अल्टीमेटली रेपरकशन तो उनके ऊपर ही निकलता है। हार्मफुल केमिकल्स को अब्जॉर्ब कर सकते हैं जंगल। तो पॉलिसी मेकर जो है वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे बेटर तरीके से, और फिर एक फाइनल डिसीजन पर पहुंचेंगे कि करना क्या है। क्या जंगल को रिप्लेस करके इंडस्ट्री बनाना सही है, या फिर इंडस्ट्री का आइडिया ड्रॉप करना चाहिए और जंगल को वैसे ही रहने देना चाहिए। एंड ये चीज मतलब रिसेंट ईयर्स में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी, इट वॉज वर्थ नोटिसिंग दैट हमने इसके लिए एक क्वासी जुडिशियल बॉडी का एक निर्माण करा था हमारी सरकार ने। क्या कोई मुझे उसका नाम बता सकता है? एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। पर्यावरण में कुछ भी इर्द गिर्द इधर उधर कुछ भी अनहोनी हो रही होती है ना, एनजीटी की वर्डेड मजाकिया वर्डेड नहीं होती है, मायने रखती है। समझ में आया? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक छोटे से प्रोग्राम के बारे में, टीप द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, जो कि इसी टॉपिक के साथ कनेक्टेड है। एंड 2016 के अंदर आई थिंक, हाँ जी 2016 के अंदर यूपीएससी ने इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था। लेकिन ये अब मेंस ओरिएंटेड कंटेंट में काम आ सकता है, वाली चीज़ हमारे अब टीप दोबारा आ सकता है। यूपीएससी थीम्स रिपीट करता है कभी कभार, स्टेटमेंट की फॉर्म में कहीं ना कहीं आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर आप इसको अब मेंस के आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।